ब्याह के गीत हैं, ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते। लेकिन वादा तो मोदी ने भी किया था 15 लाख रुपए खाते में देना। वादा मोदी जी ने अगर किया था तो वो करेंगे। और हरियाणा में भी तीसरी बार आई, और हरियाणा में तो इस बार पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। पिछली बार 40 सीटें आई थी, इस बार 60 से कम सीटें नहीं आई। इनेलो बीएसपी दोनों पार्टियां इस समय मेरे हिसाब से वजूद में नहीं है। ये लोगों का समर्थन खो चुके हैं, लोग इनके साथ नहीं हैं। कहीं दो चार भी मुश्किल ही है, एक दो सीट को ले जाएंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं है। बीजेपी ने धोखा क्या किया है? बीजेपी ने तो उनकी मौज कर दी। 15 महकमे दुष्यंत को दिए हुए थे, और इससे ज्यादा और क्या करेंगे इससे फालतू। दीपेंद्र को खुद नहीं पता था मैं 3.5 लाख से जीतूंगा। वो तो कह रहे थे 20-30 हज़ार से जीतेंगे, और हमें अंदाजा था कि मुकाबला होगा 2-4-5 हज़ार से अरविंद शर्मा भी जीत सकता है। लेकिन बीजेपी तो लालच भी देती है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। विधानसभा चुनाव को लेके सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। बीजेपी ने भी अपनी जो है पूरी रणनीति बना ली है, और कांग्रेस ने भी कल जिस तरह से चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता कर जो है एक रूपरेखा जो है उनको घोषणा कर दी, और साथ में उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 10 साल का जो हिसाब वो मांगेंगे और जनता तक बीच में जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हैं। हुड्डा साहब, जिस तरह से बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, पहले सीएम बदला, फिर प्रभारी बदला, अब अध्यक्ष भी बदल दिया है, क्या रणनीति है अब? अमित शाह पूरी कमान, क्योंकि अभी 17 दिन में उनका दूसरा दौरा है हरियाणा में। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ये ग्रास रूट वर्कर की पार्टी है, और 10 साल में उन्होंने बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। गरीबों को, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। आयुष्मान कार्ड हर आदमी को जो गरीब हैं सबको दिया है, और अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जिसकी वजह से पार्टी देश में भी तीसरी बार आई है, और हरियाणा में भी तीसरी बार आई। और हरियाणा में तो इस बार पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी। पिछली बार 40 सीटें आई थी, इस बार 60 से कम सीटें नहीं आएंगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आम आदमी को और ख़ास तौर पर गरीब आदमी को बड़ी राहत मिली है। 1000 किलोमीटर तक का ट्रांसपोर्ट का बस में फ्री किया है, और गरीब लोगों को सोलर प्लेट लगाने की बात कही है, जिससे उनको बिजली फ्री में मिल जाएगी, और जो सरप्लस बिजली होगी 2 किलोवाट का सोलर लगाने का अनाउंस किया है, तो वो सरकार खरीद, उनको पैसे फाइनेंशियली फ़ायदा होगा। तो ये जो काम जितने जो किए हैं, इनसे मुझे निश्चित तौर पे ये लगता है कि आने वाले अक्टूबर 2024 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अब दावा कर रही है कि भाई 10 साल का हिसाब मांगेंगे, और उन्होंने पूरे चार्जशीट के तहत एक जारी किया है, और 15 सवाल उन्होंने पूछे हैं बीजेपी से। वो 15 सवाल तो पूछ रहे हैं, तुम अपने सवालों का तो जवाब दे दो। अब वो बाप बेटा इतनी झूठ बोल रहे हैं, लोगों के सामने जा रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि हम 8,500 रुपये हर औरत को देंगे। कहाँ से देंगे 8,500? तो लोकसभा का था ना। इन्होंने वायदा किया था चुनाव में कि 25 को वोट डालो, 4 को गिनती होगी, 5 को तुम्हारे खाते में पैसे चले जाएंगे। कहाँ चलेंगे? तो लोकसभा चुनाव में अगर जीतते तब थे ना, हारने के बाद कौन देता? कहाँ से? ये स्टेट सब्जेक्ट है, हारने का मतलब ही नहीं। ये तो नेशनल इशू था ना, वो तो राहुल गांधी ने कहा था ना। राहुल गांधी जहाँ इनकी स्टेट है वहां कौन सा दे रहे हैं? हिमाचल में उनकी सरकार है, यहाँ भी इन्होंने वायदा किया था, कहाँ दिया है? कर्नाटक में इनकी सरकार है, कहाँ दे रहे हैं वहाँ? ये ब्याह के गीत हैं, ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते। लेकिन वादा तो मोदी ने भी किया था 15 लाख रुपए खाते में देना। वादा मोदी जी ने अगर किया था तो वो करेंगे भी। कब करेंगे? 10 साल तीसरी बार बन गए। हाँ, तो तीसरी बार आया करेंगे वो। लेकिन झूठ तो वो भी बोल रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं बोल रहे वो उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि पहली कलम से 6,000 पेंशन, अब दीपेंद्र बार बार कह रहा है पहली कलम से 6। अरे जब तुम्हारी सरकार थी, 10 साल सरकार रही, जब तो तुमने 500 रुपये पेंशन बढ़ाई थी, अब तुम 6,000 कहाँ से दोगे?
तो झूठ बोलने का कंपटीशन हो रहा है, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं बाप बेटा, और बाप बेटे ने कांग्रेस कैप्चर की हुई है, कांग्रेस पे कब्जा किया हुआ है, और कोई स्वाभिमानी आदमी आज की हालत यह है कि कांग्रेस में रह के खुश नहीं है। लेकिन यही तो आरोप वो भी लगा रहे हैं कि गुरु चेला यानी नायब सिंह सैनी और खट्टर सरकार चला रहे हैं और जो बदलियां ट्रांसफर होते हैं वो दिल्ली से होते हैं। ना नहीं नहीं, मैंने करवाई है बदलियां दुनिया भर की, कोई दिल्ली से नहीं होती। नायब सिंह सैनी को के पास फुल कंट्रोल है। जब कभी कोई परामर्श की जरूरत पड़ती है तो दिल्ली चले जाते हैं, उसमें क्या वो है। मनोहरलाल जी का बहुत बड़ा अनुभव है, तो उनके अनुभव का फायदा पोर्टल बंद कर दिए और ट्रांसफर के। अभी अभी तो आज ही तो मैंने जो एक ट्रांसफर कराई थी आज ही आई है। नहीं, पोर्टल से ट्रांसफर होते थे कि पोर्टल से पोर्टल ट्रांसफर का होते मुझे नहीं हैं, पता खर्ची ये। पर्ची चंडीगढ़ जाना पड़ता। क्या फिर वही रिवाज शुरू कर दिया कि चंडीगढ़ जा गया फोन से बदलियां हो रही हैं? आप क्या स्वयं कह रहे हो? मैं खुद करा के आया हूँ, 7-8 बदलियां तो मैं करा के आया हूँ। ये ऐसे प्रचार कर देते हैं जी वो उससे बदली हो रही है वो ये। अब हमें तो समझ नहीं आया, हम तो सीधा उनको चिट्ठी दे के आए थे, उनकी बदलियां बहुत से लोगों की आ चुकी है। तो ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी हर रोज 5 से 6 हज़ार लोगों को रोज मिलते हैं। ये पहला चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के अंदर जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं सुनता है और उनका समस्याओं का समाधान करता है। क्या इस समय कम मिला इसलिए क्योंकि तीसरी बार आना है? नहीं, अब जितना समय मिला उसमें भी ये कुछ करके दिखाएगा। ये कह रहे हैं कि जितनी भी घोषणाएं हो रही है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अब समय कम रह गया है, अब सिर्फ घोषणाएं हमारी सरकार आएगी तो फिर हम लागू करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट की घोषणा की थी, चालू हो गया है। लोग अब जा रहे हैं उसमें 1,000 किलोमीटर वाली स्कीम में। जो घोषणा की है वो चालू हो गया। जो कुछ उन्होंने अब नायब सिंह जी ने कहा है उस पर तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बात तो प्रचार है। ये कांग्रेस के लोग प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं कि आप खुद तो बताओ ना तुमने 10 साल में क्या किया है। 65,000 नौकरियां 10 साल में छोड़ के चले गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं कहता रहा बहुत बार, ये 65,000 नौकरियां भर दे। कहने लगा ये 65,000 भर दूंगा तो कम से कम नहीं 5 लाख लोग नाराज होंगे। और लोगों की नाराजगी के चक्कर में लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। और हमारी सरकार रोजगार दे रही है, अभी देख लेना 50,000 नौकरियां चुनाव से पहले भर देंगे। हमने काम किया है, काम करके दिखाएंगे। लेकिन अब समय थोड़ा रह गया है तो जो अब सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह, इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन हुआ है अभी, और उन्हें कल आधिकारिक घोषणा भी की है। क्या असर पड़ेगा अब की बार? इनेलो बीएसपी दोनों पार्टियां इस समय मेरे हिसाब से वजूद में नहीं है। ये लोगों का समर्थन खो चुके हैं, लोग इनके साथ नहीं हैं। कहीं 2-4 सीटें, दो चार भी मुश्किल ही है, 1-2 सीट को ले जाएंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं है। और ये पहले भी गठबंधन किया था उन्होंने, कुछ नहीं निकला, और अब भी इसके गठबंधन से कुछ नहीं निकला। जेजेपी का साथ गठबंधन था, सरकार में थे आप, अब गठबंधन टूट गया है। अब जेजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से धोखा किया बीजेपी ने। बीजेपी ने धोखा क्या किया है? बीजेपी ने तो उनकी मौज कर दी। 15-15 महकमे दुष्यंत को दिए हुए थे, और इससे ज्यादा और क्या करेंगे इससे फालतू। आज 15-15 महकमे जो थे, जो अभिमन्यु के पास थे, सारे के सारे महकमे तो उसको दे दिए। तो इस प्रकार की बातें करते हैं, बड़े ये हास्यास्पद है कि जो इतना फायदा उठा के, और अब आखिर के 6 महीने अगर उनसे गठबंधन टूट गया तो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि धोखा किया। कोई धोखा नहीं किया, हमने तो पूरा इनका मान सम्मान किया था। यहाँ दुष्यंत यहाँ के प्रभारी थे, रोहतक के परिवेदना कमेटी के, आते थे, दुनिया भर के लोगों के काम करा के जाते थे। तो ये जो कुछ कहा है उनका अपना खुद का, उनकी जो कार्यशैली थी उसकी वजह से उनका जन आधार खत्म हो गया। दुष्यंत की पर्सनल कार्यशैली की वजह से हुआ है। तो ये अगर बीजेपी पर आरोप लगाएंगे अपनी कमजोरी की, अपनी गलतियों की वजह से, अगर ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे तो गलत है। एक आखिरी सवाल, अभी अरविंद केजरीवाल की जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी वाले मामला था शराब घोटाला, उसमें अंतरिम जमानत दी है। सुशील गुप्ता थे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का एक षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश हुआ है और अरविंद केजरीवाल को वो जेल में रखना चाहती है बीजेपी। सीबीआई के द्वारा फिर झूठा केस कर दिया है। अरविंद केजरीवाल पे जितने मुकदमे बने हैं वो सारे सच्चे हैं।
अगर किसी मुकदमे में बेल हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुकदमा झूठा है। बेल तो हर आदमी का अधिकार है। आज मेरे पे भी कोई मुकदमा बनेगा तो मुझे उसमें बेल लेने का अधिकार है। बेल लेने का मतलब ये नहीं कि अगर बेल होगी तो ये नहीं कि मतलब ये मुकदमा झूठा है। बेल का तो ये है कि उसको मौका मिले, उसके अधिकार है कि वो मौका मिले कि वो जेल से बाहर आके भी अपनी पैरवी करे। बेल इस कई बार इस वजह से नहीं होती कि ये जाके केस में गड़बड़ ना कर सके, इसलिए अंदर भेजते हैं। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल पे तो बड़े गंभीर आरोप लगते हैं। मैं दिल्ली कई बार जाता हूँ, लोग कहते हैं कि जी कारपोरेशन की टिकट इसने बेची, आरोप लगते हैं ये। कारपोरेशन की टिकट इसने बेची, एमएलए की टिकट इसने बेची, लोकसभा की इसने बेची, राज्यसभा की। मतलब इस जो आदमी अपने आप को महा ईमानदार कहता था, उस आदमी के ऊपर ये इस प्रकार के आरोप लगते हैं। किसी और पार्टी पे इस प्रकार के आरोप नहीं लगते, भारतीय जनता पार्टी पे इस प्रकार के आरोप नहीं लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टिकटों के वितरण में पूरा सर्वे कराती है। और एक आदमी से नहीं कराती, 10 लोगों से सर्वे कराती है। जब 10 लोगों का सर्वे आता है उसके बाद वो टिकटों का वितरण करती है। तो केजरीवाल की अगर जमानत हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ईमानदार है। उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 45 करोड़ रुपए जो उसमें खाए गए हैं शराब घोटाला में, वो बड़े क्लियर बताए जा रहे हैं। जो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि वो ये तो जो था 45 करोड़ वाला, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कहाँ खारिज किया, उन्होंने जमानत दी है बस। खारिज कहाँ किया, मैंने तो कहीं देखा नहीं, पढ़ा, मैंने कहीं पढ़ा। गुप्ता जी कह रहे थे आज। वो गुप्ता जी कुछ भी कुछ कहते हैं, गुप्ता कोई पॉलिटिकल आदमी थोड़ा है। गुप्ता तो वो खुद राज्यसभा में कैसे पहुंचा है वो सबको पता है। अब क्या बताएं आपको। तो गुप्ता जी की कोई लंबी चौड़ी सीरियस नहीं लेते उसको, सुशील गुप्ता को कोई सीरियस नहीं लेता। तो मैं ये कहता हूँ कि न्याय अपना काम करेगा। अगर इस केस में दम ना होता तो पिछले 1 साल से सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री थे वो जेल में ना होते। एक और दूसरा वो जैन है मिनिस्टर, वो जेल में ना होते, संदर जैन। और ये केजरीवाल को भी मेरे ख्याल 3-4 महीने हो चुके हैं। तो ये अगर ऐसा होता ना, अगर ये झूठा केस होता तो ये जेल में कभी नहीं जाते। केस बिल्कुल सच्चा है और सीबीआई ने और ईडी ने बड़ी गहनता से जांच की है इस केस की। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं बीजेपी उन चुनाव में ईडी सीबीआई को सक्रिय कर देती है। अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों पर छापे मारे जा रहे हैं ईडी द्वारा। कौन से को छापे मारे भूपेंद्र हुड्डा के करीबियों पे? बहुत सारे। एक का नाम तो लो, किसी एक में भिवानी दादरी में कि उसका दादरी में कोई है नहीं करीबी। करीबी तो सारे रोहतक में बैठे हैं, उन पर सारे मौज ले रहे हैं, सारे घूम रहे हैं। यहाँ एक आदमी के पास कई प्लॉट हैं। आप सन सिटी में चले जाओ, आप ओमेक्स में चले जाओ, आपको पता लगेगा यहाँ क्या पिछले कांग्रेस के 10 साल के शासन में हुआ क्या है। आप हैरान हो जाओगे ये वहां जाके देखोगे तो। उन लोगों के पास प्लॉट हैं जिनका कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ईडी द्वारा दबाव बनाया जाता है राजनीति? क्योंकि एक इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी और उसमें ये कहा गया था कि ऐसे नेताओं पर पहले ही बीजेपी सरकार ने ईडी लगा दी थी और ऐसे 25 नेताओं की लिस्ट है जिसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने। तो बीजेपी में जाने के बाद ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि वो सारे केस वापिस हो जाते हैं? बीजेपी में जाने के बाद किसी को कोई राहत नहीं मिलती। वहां पूरा जो उनके ऊपर केस होते हैं पूरी गहनता से उनकी। अजीत पवार बोल रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला, उसको क्लीन चिट दे दी। आप कह रहे हो कि नहीं हो? कमाल है जी। वो ऐसा है कि वो पूरा उनका पूरी जांच हुई होगी, जांच के बाद ये साबित हुआ होगा कि इसका कोई घोटाला नहीं किया। वरना ये नहीं है कि बीजेपी में आने के बाद इनको छोड़ देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। वो तो मेरिट के ऊपर अभी फिलहाल कोयला घोटाला नवीन जिंदल पर आरोप लगते थे पिछले चुनाव में। इस बार नवीन जिंदल आपके उसमें आ गए। क्या ईडी का ये सीबीआई का डर दिखा के नेताओं को शामिल नहीं कर रहे? यही है अब हरियाणा में खेल रहा है, करीबियों को घेरने के, हुड्डा को घेरने के लिए एक ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुड्डा तो घिरा है। हुड्डा को क्या घेरना है? 6 मुकदमे हैं भ्रष्टाचार के कि आप देख लेना, जब ये मामले शुरू होंगे आपको सारा पता लग जाएगा कौन कौन भ्रष्टाचारी है। 6 मुकदमे हैं और 6 किसी बड़े संगीन, बहुत सीरियस
किस्म के मुकदमे हैं, उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। और मैं तो हैरान हूँ कि ये अभी तक उन मुकदमों का फैसला क्यों नहीं हुआ। कहीं कहीं साठगांठ तो नहीं बीजेपी के साथ? कई बार आरोप लगाते हैं इन लोग कि बीजेपी के साथ साठगांठ है हुड्डा की। वो अगर कोई है तो मुझे इस बात की आप तो जानकारी। करीब ही रहे ना हुड्डा के काफी। मैं तो करीब ही रहा हूँ, लेकिन उस वक्त में मुझे ऐसे कोई नजर नहीं आई। अगर होगी तो मुझे नहीं पता। क्या उन्हीं केसों का डर दिखा के हुड्डा को दबाए रखना चाहती है बीजेपी? नहीं, हुड्डा तो वैसे ही दबे दबाए है, हुड्डा में कोई दम नहीं है। हम तो उसको आज से नहीं जानते हैं, 50 साल से जानते हैं। हम तो राजनीति में इकट्ठे 50 साल से हैं। तो ये तो हुड्डा हो रहा है। एक पर्टिकुलर एक सेक्शन को ये अपने पक्ष में करे बैठे हैं और उनको लॉलीपॉप लॉलीपॉप दे के उनको अपने पक्ष में करे बैठे हैं। वरना ये जो पिछले चुनाव में जिस प्रकार से दीपेंद्र ने चुनाव लड़ा है, सबको पता है कि कितना जबरदस्त इन्होंने भ्रष्टाचार किया चुनाव में, कितना पैसा लगाया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोगों की किस प्रकार से लोगों को अपने पक्ष में लाने की गलत तरीके अपनाए गए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो दीपेंद्र को खुद नहीं पता था मैं 3.5 लाख से जीतूंगा। वो तो कह रहे थे 20-30 हज़ार से जीतेंगे, और हमें अंदाजा था कि मुकाबला होगा 2-4-5 हज़ार से, अरविंद शर्मा भी जीत सकता है। लेकिन बीजेपी तो लालच भी देती है ना। बीजेपी भी तो लालच देती है, हम आपको विधायक की टिकट दे देंगे, चाहे अशोक तंवर हो, चाहे अभी बहुत सारे नेता गए हैं, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, इस तरह टिकट भी दिया है उनको। ऐसी बात नहीं है, हर पार्टी पे अपना अपना एक रणनीति होती है। देखिए, जिनको मैं जानता हूं, किसी को इन्होंने ये लालच नहीं दिया। मैंने कोई मांगा, ना उन्होंने मुझे दिया। मैं अगर मेरिट पे हूं तो मैं अगला विधानसभा का चुनाव लड़ लूंगा। अगर मैं मेरिट पे हूं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ अपने ताल ठोक रहे हैं? मैं तो तैयार हूं, अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं तैयार हूं, लेकिन फैसला पार्टी का है। पार्टी मेरिट के आधार पे निर्णय लेगी, सर्वे कराएंगे, रेगुलर सर्वे कराएंगे, और उसके बाद जो आदमी काबिल होगा, जो जनाधार वाला लीडर होगा, उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सभी नेता मुख्यमंत्री के रेस में होते हैं, बीजेपी में आने के बाद एक सामान्य कार्यकर्ता कैसे हो जाता है? वहाँ नहीं रह सकते, वहाँ नहीं काम हो सकता? नहीं, ऐसा है कि हर पार्टी में एम्बिशियस लोग हैं, आशावादी आदमी हैं हर पार्टी में। अब क्या कांग्रेस में तो कम से कम 20 आदमी बता दूं मैं, जो चीफ मिनिस्टर की बनने की सोच रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहो तो नाम ले देता हूं मैं। जयप्रकाश है, और जो और ये लोग हैं जितने, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, और कैप्टन अजय सिंह है, और भी कईयों के नाम हैं जो इस उम्मीद से बैठे लेकिन हैं। फिर बाप बेटे का कैसे हम कह सकते हो कि बाप बेटे कांग्रेस है? बाप बेटे ने कैप्चर कर लिए कांग्रेस। इनसे दुखी होके मैं कांग्रेस छोड़ के आया हूँ। लेकिन बंसीलाल के टाइम में बंसीलाल कैप्चर कर रहे थे, भजनलाल के टाइम में भजनलाल कैप्चर कर रहे थे, मुख्यमंत्री रहते सब अपने अपनी तो दबदबा रखते हैं ना। इसमें भूपेंद्र हुड्डा का कहाँ इसमें दोस्त? बंसी भजनलाल का तो मैं उनके साथ 29 साल रहा हूँ। भजनलाल ने कभी कैप्चर नहीं की, वो सबको साथ लेके चलते थे। भूपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ थे। लेकिन भजनलाल की सरकार में वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनको दबाने के लिए तो भजनलाल ने क्या नहीं किया, आपको पता ही होगा। सारा पता है मुझे। भजनलाल ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया किसी दबाने के लिए। वो वीरेंद्र को मंत्री बनाया, सुरजेवाला वीरेंद्र को को मंत्री इस्तीफा बनाया। लेने वाले भी तो भजनलाल ही थे ना। एक बयान दिया था उन्होंने, क्या? आपको याद होगा। ना, मुझे बताओ क्या दिया था, मैं याद करूंगा, याद आ जाएगा। उन्होंने एक इस तरह बयान दिया था भ्रष्टाचार को लेकर, सबसे भ्रष्टाचारी भजनलाल, इस तरह का बयान दिया था घोटालों को लेकर। तो उन्होंने फोन करके वीरेंद्र सिंह को कहा था आप अगले दिन इस्तीफा दे दो, तो अगले दिन इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। ऐसा है, भजनलाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जसवंत सिंह ने उनकी जांच कराई, और जांच में भजनलाल दोषी नहीं पाया, वो निर्दोष मिला। जो बाद में रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, 200 एमपीओ ने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को कि भजनलाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के जांच की जाए। नहीं, तो यही सवाल था ना कि आप कह रहे कि बाप बेटे ने कैप्चर कर ली,
तो कैसे मतलब आप कह सकते हो कांग्रेस में जो भी बड़ा नेता हो तो अपने दबदबा रखेगा ना। अब मेरे जैसा आदमी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार चुनाव हारे, इनके फादर 2 बार चुनाव हारे, इनका भाई 1 बार चुनाव हारा, 5 चुनाव हारने के बाद मैं छठा चुनाव मैं लड़ता हूँ, मैं जीत जाता हूँ। मेरे जैसे आदमी को उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, तो इससे बड़ा और कैप्चर क्या होगा? मतलब मेरे परिवार में 2 MLA और हैं, मेरे परिवार में 3 MLA हैं। मेरे जो ताऊ जी हैं चौधरी टेकराम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को हरा रखा है, बहुत बुरी तरह से हरा रखा है। लाहौर काउंसिल की बात कर रहा हूँ मैं, हम चौधरी छोटूराम के साथ होते थे। तो ये बात नहीं है कि इन्होंने 100% कैप्चर कर रखा है, और जो जनाधार वाले जितने भी आदमी थे उनको एक एक करके निकलना पड़ रहा है। किरण चौधरी के साथ क्या किया? उतनी बुरी किरण चौधरी के साथ की इतने किसी के साथ भी नहीं की। किरण चौधरी ने तो भीतरी घात की है ना। क्या भीतरघात किया? कोई भीतरघात नहीं किया। राज्यसभा चुनाव में उनको खिलाफ वोट डाला, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई भीतरघात तो माकंड के चुनाव को उन्होंने हरवाया, और अब लोकसभा के चुनाव में उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। भीतरघात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। सुभाष चंद्रा कैंडिडेट था, इंडिपेंडेंट। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था ना सोनिया गांधी को, मैं इनको नहीं दूंगा वोट। तो और किसको गिरेगा इसका मतलब? वो बीजेपी को गिरेगा। उन्होंने तो क्लीन छोड़ दिया था। हाँ, क्लीन क्या छोड़ दिया? वो ये साजिश के तहत उसने जान के क्लीन छोड़ा ताकि वो सुभाष चंद्रा जीत जाए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मास्टर है, सेटिंग करने का मास्टर है। 96 के अंदर बंसीलाल के पास जाके कहने लगा कृष्ण मूर्ति हुड्डा, हवा सिंह हुड्डा को टिकट मिली थी जो एडवोकेट जनरल रहे हैं मेरे खिलाफ। कहने लगा भूपेंद्र सिंह कृष्ण मूर्ति हुड्डा को ये हवा सिंह नहीं हरा पाएगा, इसके भाई को लड़ाओ। इसके मेरे सगे ताऊ के लड़के को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से बंसीलाल ने टिकट दिया, और उसमें रिजल्ट ये आया कि वो भी हार गया, मैं भी हार गया, तीसरा आदमी जीत गया। तो जो सेटिंग बाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो कोई भी नहीं है। और अब ये इसकी सेटिंग ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इसकी आखिरी इनिंग है। इस परिवार की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। इस बार अगर ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो इस परिवार में बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जैसे लालों की खत्म होगी, ऐसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी अंत आने वाला है, पॉलिटिकल अंत आने वाला है। ये थी कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, जिनका कहना था कि उन्होंने कहा कि इस बार जो बीजेपी तैयारी कर रही है वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी, और साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।